This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 60 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। बात 24 अक्टूबर 2018 की है। बेंगलोर में ओरेकल कंपनी का कस्टमर केयर का ऑफिस है, एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल के ऊपर। रात के करीब 12 बजे थे और नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉय ओरेकल के उस ऑफिस के अंदर थे और वो अपना काम कर रहे थे। तभी रात के 12 बजे ऑफिस का पीओन ऑफिस के अंदर आता है और ऑफिस के एक एम्प्लॉय को बोलता है कि आपसे मिलने 2 विजिटर्स आए हैं। वो एम्प्लॉय भी एक बार सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात को 12 बजे कौन मिलने आया है, लेकिन पहले भी उसके कई बार दोस्त मिलने आ चुके थे उससे, तो वो अपना ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाता है और ऑफिस से चला जाता है सीधा बिल्डिंग के नीचे और वहाँ पर पहुँचता है वो विजिटर्स रूम में। विजिटर्स रूम में पहुँचने के बाद में वो देखता है कि वहाँ पर 2 अच्छे खासे हट्टे खट्टे ऊंचे कद काठी के 2 शख्स बैठे हैं। जब उन 2 विजिटर्स की और ओरेकल के उस एम्प्लॉय की आंखें मिलती हैं, तब आंखों में सवाल जवाब थे कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो ऑफिस का एम्प्लॉय उन विजिटर्स को नहीं जानता था जो उससे मिलने आए थे रात को 12 बजे। जब वो एम्प्लॉय उन 2 विजिटर्स के पास पहुँचता है तो उन दोनों में से एक विजिटर खड़ा होता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि हेलो मिस्टर तरुण। ये 2 शब्द सुनते ही ओरेकल के उस एम्प्लॉय का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि पिछले 15 सालों में किसी ने उसको तरुण कहकर नहीं पुकारा। उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके ऑफिस के कलीग्स, उसके सारे दोस्त सभी उसको परवीन भटेला के नाम से जानते हैं। जब उसको 15 साल बाद कोई तरुण के नाम से पुकारता है, तब वो एक तरह से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मन ही मन में वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की सोचने लगता है। अब वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है उस विजिटर से हाथ मिलाने के लिए। जैसे ही वो विजिटर और एम्प्लॉय हाथ मिलाते हैं, वो विजिटर तरुण का हाथ टटोलने लगता है। हाथ के ऊपर दरअसल वो रिंग वाली फिंगर देख रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं, क्योंकि उस शख्स की वो अंगुली टूटी हुई थी। तो जैसे ही उस विजिटर को कन्फर्म हो जाता है कि इसकी ये अंगुली टूटी हुई है, वो उसको फिर से 2 शब्द बोलता है, मिस्टर तरुण खेल खत्म, आओ हमारे साथ चलो। और इतना कहकर वो तरुण को नीचे खड़ी बेंगलोर पुलिस की गाड़ी में बिठाते हैं और अगले दिन वहाँ से बेंगलोर से अहमदाबाद ले जाते हैं। रात के 12 बजे 2 विजिटर्स आते हैं ओरेकल के एक एम्प्लॉय से मिलने और वो उससे मिलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं और उसको अपने साथ बेंगलोर पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं और अगले दिन वो उसको बेंगलोर से अहमदाबाद ले जाते हैं। वो शख्स कौन थे, वो विजिटर्स कौन थे? वो दरअसल अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच से थे। कहानी शुरू होती है 2018 से 15 साल पहले। वैलेंटाइंस डे 2003, 14 फरवरी 2003, जगह थी अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। हस्बैंड का नाम था तरुण धिनराज और उसकी वाइफ का नाम था सजनी। दोनों की शादी करीब 3 महीने पहले ही हुई थी। फरवरी 2003 की बात थी। दिसंबर 2002 में उन दोनों की शादी हुई थी। केवल 3 महीने उनकी शादी को हुए थे और दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हुई थी। तरुण उस वक्त अहमदाबाद के किसी एक स्कूल में पीटी टीचर था, साथ में वो वॉलीबॉल का कोच भी था। दूसरी तरफ जो सजनी थी, वो एक बैंक के अंदर, अहमदाबाद की एक बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। वैसे ये दोनों केरला के रहने वाले थे। सजनी का परिवार भी केरला से था, लेकिन बाद में वो नौकरी की तलाश में केरला से मूव होकर आ गए अहमदाबाद और अहमदाबाद में वो नौकरी करने लगे। और दूसरी तरफ जो तरुण का परिवार था, वो भी केरला से था। वो बाद में नौकरी की तलाश में केरला से पहुंचे एमपी में तरुण के पिता की एक पीटी टीचर के तौर पर नौकरी लग जाती है। वो कुछ दिन एमपी में गुजारते हैं। उसके बाद में जब वो एमपी में थे, तब उसके भाई की नौकरी, तरुण के छोटे भाई की नौकरी अहमदाबाद में लग जाती है। तो जब अहमदाबाद में तरुण के छोटे भाई की नौकरी लग जाती है, तो उसके पीछे पीछे तरुण भी अहमदाबाद पहुंच जाता है और अहमदाबाद पहुंचने के बाद में उसकी भी बतौर पीटी टीचर वहाँ की एक स्कूल में नौकरी लग जाती है। शादी के बाद में दोनों एक साथ एक दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगे और दोनों शादी के बाद बेहद खुश थे, किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि तरुण एक वॉलीबॉल का कोच था, तो उसको अक्सर अपनी स्टूडेंट्स के साथ या फिर अपनी टीम के साथ कहीं बाहर जाना पड़ता, मैचेस के सिलसिले में, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, कभी कौन सा लेवल, कभी कौन सा लेवल, तो उसको अक्सर कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता था। जब वो बाहर जाता था
तब पीछे से सजनी घर पर अकेली रहती थी। तरुण सजनी को हमेशा बोलता था कि तुम घर पर अकेली मत रहा करो, यहाँ पर चोर उचक्के डाकू डकैती बहुत ज्यादा होते हैं, ये सब मामले बहुत ज्यादा होते हैं, तो तुम मेरे जाने के बाद में अपने मायके चली जाया करो, अपने माता पिता के पास चली जाया करो। तो तारीख थी 5 फरवरी 2003। तरुण कहीं बाहर गया था मैच के सिलसिले में। पीछे से सजनी आ जाती है अपने परिवार वालों के यहाँ, अपने माता पिता के पास, अपनी एक बड़ी बहन के पास। कुछ दिन वो वहां पर गुजारती है। जब वो अपने मायके से वापस आ रही थी अपने घर, तब आते टाइम जब वो अपने घर से निकल रही थी, तब वो अपने पिता को बोलती है कि आपके पास कुछ पैसे हैं क्या, मुझे मेरी स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है। अब पिता बहुत चौंकता है ये बात सुनकर कि सजनी के पास पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है। वो सजनी को पूछते हैं कि बेटा तुमको दामाद जी अच्छे से तो रखते हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। सजनी कुछ देर खामोश रहती है और बाद में बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बहुत ही खुश हैं। ये अफसोसनाक तरीके से आखिरी बार था जब सजनी अपने परिवार से मिली थी। उसके बाद में आती है तारीख 14 फरवरी। 14 फरवरी की शाम को जब चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, लगभग 7 बजे की बात है, सजनी आखिरी बार अपनी बड़ी बहन से बात करती है। फ़ोन पर दोनों आपस में बात करते हैं और फ़ोन पर बात करते टाइम सजनी काफ़ी खुश लग रही थी, काफ़ी अच्छे से आराम से बात कर रही थी, हालचाल पूछ रही थी, सब कुछ ठीक ठाक। 14-15 मिनट बात करने के बाद में फ़ोन काट देते हैं और बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सजनी के यहाँ कोई दिक्कत है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फ़ोन काटने के 2-3 घंटे बाद तरुण का फ़ोन आता है सजनी के पिता के पास, सजनी की माई के। तरुण बोलता है कि सजनी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचिए। जैसे ही सजनी का पिता ये बात सुनता है, उनका पूरा परिवार हिल जाता है और वो आनन फानन में दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब तक वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तब तक सजनी की मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में तरुण बदहवास रो रहा था। पुलिस को इत्तला किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस जैसे ही सजनी की बॉडी को देखती है, पुलिस एक बात के लिए कंफर्म हो जाती है कि सजनी की हत्या गला घोटने की वजह से हुई है, किसी ने उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोटा है। अब पुलिस बाद में घर पर जाती है सजनी के घर पर जांच पड़ताल करने। तो सजनी के घर पर जब पुलिस पहुंचती है तो वो देखती है कि सजनी का पूरा घर बिखरा हुआ है, उनके घर में सारा सामान इधर उधर हो रखा है। साथ में जब अलमारियों को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि घर में से कुछ कीमती जेवरात भी गायब हैं। अब घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, जेवर कुछ पैसे गायब हैं। यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा था कि ये एक चोर डकैती का मामला है। कोई चोर डाकू घर में घुसे थे। चोरी के मामले से जब उन्होंने देखा सजनी को तो उन्होंने सजनी का गला घोट दिया और सजनी की मौत हो गई। दूसरी तरफ जो तरुण था वो भी पुलिस को बताता है कि मैं कई बार सजनी को कहता था कि घर पर अकेली मत रहा करो, इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा चोर डकैती के ऐसे मामले होते रहते हैं। तरुण और सजनी की शादी केवल 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने पहले उसकी शादी हुई और 3 महीने बाद उसने अपनी पत्नी को खो दिया। बेहद रो रहा था वो, बाहर बैठे बैठे रुक ही नहीं रहा था। उसको देखकर जितने भी लोग आते थे सबकी आंखें नम हो जाती थी। खैर उसके बाद में अगले दिन पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद में अंतिम संस्कार किया जाता है और जब अंतिम संस्कार भी किया जाता है तब तरुण अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता है क्योंकि उसकी हालत बेहद ज़्यादा खराब हो चुकी थी। चिता को आग भी तरुण का छोटा भाई देता है। तरुण हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। दरअसल 14 तारीख को कत्ल हुआ और 15 तारीख को ये तरुण को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर लिया जाता है। वो सदमे में चला गया था और सदमे में उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और दूसरी तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। वो उस एरिया के जितने भी चोर डाकू थे उन सभी की एक लिस्ट बना रहे थे और सभी को एक दिलासा दे रहे थे कि जल्द ही जो भी कातिल है, जो भी गुनहगार है वो पकड़ा जाएगा। अब इसके बाद में तारीख आती है 16 फरवरी। 16 फरवरी को तरुण के छोटे भाई का फ़ोन जाता है पुलिस को। वो पुलिस को बोलता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है। जैसे ही पुलिस ये सुनती है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है, पुलिस के तुरंत कान खड़े होते हैं क्योंकि पुलिस को शुरू से ही तरुण के ऊपर शक था। क्योंकि तरुण बार बार अपने बयान बदल रहा था। कई बार वो बोल रहा था कि एक नेचुरल डेथ है, कई बार बोल रहा था कि ये एक चोर डाकू का काम है और एक घर के अंदर ऐसे कैसे किसी का कत्ल हो सकता है। पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि तरुण बदहवास रोए जा रहा था तो पुलिस ने ठीक नहीं समझा तरुण से बात करना, तरुण से पूछताछ करना। अब जब तरुण गायब हो जाता है हॉस्पिटल से तो पुलिस का पूरा शक तरुण के ऊपर चला जाता है। एक तरह से शक यकीन में बदल जाता है कि गुनहगार तरुण ही है। ये केस उस वक्त अहमदाबाद में हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। सभी की नज़र इस केस के ऊपर थी। मीडिया के अंदर इस केस को लेकर बातें हो रही थी और जब ये बात मीडिया के अंदर आती है कि हॉस्पिटल से गुनहगार गायब हो गया, हॉस्पिटल से तरुण गायब हो गया, तब पुलिस को बहुत कुछ सहना पड़ता है।
सभी लोग पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जिस पर शक था उसको बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी की निगरानी में हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। सजनी के घर वाले भी पुलिस को बोल रहे थे कि ये आपकी लापरवाही है। उसके बाद में पुलिस अपनी पूरी जी जान से जुट जाती है तरुण की तलाश में, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी तरुण नहीं मिलता है। जब पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी तब वो तरुण के माता पिता को उठाते हैं, छोटे भाई को उठाते हैं और जेल में डाल देते हैं। पुलिस कहती है कि इनका भी इसके अंदर हाथ है, इन सब की एक रची रचाई एक साजिश है। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उनका इस साजिश के अंदर कोई भी हाथ नहीं था। अब वक्त पर वक्त बीतता जा रहा था, तरुण का कोई पता नहीं चल रहा था। वक्त बीतते बीतते 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल गुजर गए लेकिन तरुण का कोई अता पता नहीं चला। 3 साल बाद साल आ जाता है 2006। 2006 में उस वक्त के गुजरात के सीएम थे श्री नरेंद्र मोदी जी। तो सजनी के घर वाले नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफिस से सीधा पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन जाता है और इस केस को लेकर एक एसआईटी गठित करने की उनको बात कही जाती है, एक ऑर्डर दिया जाता है। बाद में एक स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार की जाती है और वो फिर से एक बार इस केस के ऊपर जुट जाते हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं। पोस्टमार्टम में आया था कि गला घुटने की वजह से मौत हुई है। बाद में सजनी और तरुण के घर पहुँचती है पुलिस की टीम। घर के पड़ोसियों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि घर में कोई भी दूसरा बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। किसी को भी उन्होंने घर के अंदर दाखिल होते हुए नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और पता चली कि तरुण और सजनी शादी के बाद से दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते थे। तरुण हमेशा सजनी को सताता था। अब थोड़ी ऐसी ही और इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है कि तरुण की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे तरुण शादी करना चाहता था। अब यहाँ पर पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे। उन सवालों को जवाब दे सकती थी वो लड़की, तरुण की गर्लफ्रेंड। पुलिस फौरन पहुंचती है उस लड़की के पास और उस लड़की को पूछती है कि आपको तरुण के बारे में क्या पता है। तो वो लड़की बताती है कि मेरे पास तरुण का फोन आया था 16 फरवरी 2003 को, कत्ल के 2 दिन बाद। तब तक उस लड़की को सारी बात पता चल चुकी थी सजनी के कत्ल के बारे में। तरुण उस लड़की को बोलता है फोन पर कि आ जाओ, अब तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो लड़की बोलती है मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी और वो तरुण के साथ जाने के लिए मना कर देती है और फ़ोन वहीं पर कट जाता है। अब पुलिस ने बाद में इसको वेरीफाई भी करके देखा कि कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है, लेकिन वो लड़की सच बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल था, अगर तरुण को उस लड़की से शादी करनी थी तो उसने सजनी से शादी की ही क्यों? वो शादी करने के लिए मना कर देता कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। शादी करने के 3 महीने बाद अपनी बीवी को मारकर उससे शादी करने का क्या तुक बनता है? बाद में अब पुलिस को क्लियर हो गया था कि मोटिव क्या था कत्ल करने का, कत्ल किसने किया, कातिल कौन है, सब कुछ पता था। लेकिन जो कातिल था वो अभी तक फरार था, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं था। तो पुलिस एक बार फिर से अपनी पूरी जी जान लगा देती है तरुण को ढूंढने के लिए। अहमदाबाद में जितने भी रिश्तेदार थे तरुण के, सभी के घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए जाते हैं शादी वर्दी में, ताकि अगर तरुण उनसे मिलने आए तो उसको वो जवान धड़ दबोच लें। जितने भी रिश्तेदार थे सभी के नंबर निकाले जाते हैं, सभी के नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी तरुण का कोई पता नहीं चलता। और इसी दौरान तरुण की माँ अहमदाबाद से चली जाती है एमपी और बाद में एमपी से वो चली जाती है केरला। वक्त और बीतता जाता है और साल आ जाता है 2009। कत्ल को हो गए थे पूरे 6 साल। 2009 में एक खबर आती है कि तरुण के पिता की मौत हो चुकी है। तरुण की जब पिता की मौत हुई तब साथ में एक बात ये भी है कि तरुण के पिता की मौत होने से पहले तरुण अपने घर वालों से मिला था। तो बात ये हुई कि तरुण अपने माता पिता से मिलने गया। जब उसके माता पिता ने उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो चौंक उठे कि कहीं तुझको कोई देख लेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आया है। पुलिस तब भी उसकी तलाश कर रही थी, तो अगर देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो वो तरुण को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तरुण वहाँ से चला भी जाता है। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा होगा उसके पेरेंट्स के लिए। इसी वजह से अगले दिन तरुण के पिता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। तरुण फिर से फरार हो जाता है। पुलिस उसके बाद में कई तमाम कोशिशें करती है, लेकिन कहीं पर भी पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। केस एक तरह से ये क्लोज हो गया था। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, लेकिन ऑफिशियली ये केस क्लोज नहीं हुआ था। महीने 2 महीने में एक बार केस के ऊपर नज़र डाली जाती थी, फाइल के ऊपर नज़र डाली जाती थी। जो भी अपडेट्स होती थी उनको एक बार पर कहा जाता था। मीटिंग्स जब होती थी इस केस को ऊपर रखा जाता था, इस केस के बारे में बातें होती थी। जब भी कोई नया अफसर आता था वो इस केस के बारे में पूछता था, थोड़ी बहुत अपडेट्स लेता था, थोड़ी बहुत छानबीन करने की कोशिश करता था, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। अब 2003 से साल आ जाता है 2016। तरुण के माँ अब थी एमपी के मंदसौर में। एमपी के मंदसौर में तरुण की माँ अकेली रह रही थी। वो एक रिटायर्ड नर्स थी, बुजुर्ग हो गई थी, उनकी उम्र हो गई थी। पुलिस ने एक बार फिर से थोड़ी ताकत दिखाई, एक बार फिर से थोड़ी सी पुलिस में एनर्जी आई कि अभी भी पकड़ कर छोड़ेंगे। तब पुलिस तरुण की माँ के घर के बाहर मंदसौर में एमपी में सादी वर्दी में पुलिस के जवान फिर से तैनात कर देती है। जितने भी रिश्तेदार थे, दूर दूर के रिश्तेदार थे, सभी के नंबर पुलिस इकट्ठा करती है, एक लिस्ट बनाती है
टोटल 4000 नंबर हो गए थे। उन सभी 4000 नंबरों को एक बार सर्विलांस के ऊपर डाला जाता है, सभी को मॉनिटर किया जाता है। तरुण के भाई के घर के बाहर जो अहमदाबाद में था वहाँ पर पुलिस लगाई जाती है, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती है। इतनी तमाम कोशिशें करने के बाद भी कोई भी सफलता नहीं मिलती है। अब पुलिस के दिमाग में ख्याल आता है कि एक बार तरुण की गर्लफ्रेंड से बातचीत कर देखते हैं, क्योंकि तरुण ने ये सब कुछ उसी लड़के के लिए किया था। अब पुलिस फिर से उस लड़की के पास जाती है। उस लड़की से पुलिस पूछती है कि तरुण के बारे में कोई अपडेट है। तब वो लड़की बोलती है कि हाँ, कुछ ही वक्त पहले 2016 में ही मेरे कुछ दोस्तों ने तरुण को या फिर तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति को दिल्ली के एक मॉल में देखा था। अब यहाँ पर पुलिस को एक लीड मिली थी। पुलिस फौरन एक टीम तैयार करती है और दिल्ली के उस मॉल के लिए रवाना कर देती है। लेकिन जब तक पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, तरुण वहां से फरार हो चुका था। आसपास के सारे एरिया खंगाली, लेकिन तरुण वहां पर कहीं भी नहीं मिला। लेकिन पुलिस को एक उम्मीद अभी भी थी कि तरुण है तो इंडिया के अंदर ही और जिंदा है। उसने ना ही सुसाइड किया है, ना ही वो इंडिया से कहीं बाहर गया है। अब इंडिया के अंदर ही है, कैसे तैसे उसको खोज कर निकालेंगे। उसके बाद में साल आता है 2018। 15 साल बीत चुके थे कत्ल को। अभी मैक्सिमम नंबर्स के ऊपर सर्विलांस नहीं चल रही थी, लेकिन तरुण की माँ, तरुण के भाई, तरुण के कुछ क्लोज रिश्तेदारों के नंबर ही सर्विलांस के ऊपर थे। अब उसी दौरान एक रोज तरुण की माँ के फोन पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। जितने भी नंबर्स थे सभी को रिचेक करती थी पुलिस। आज से पहले इस नंबर से कभी भी फोन नहीं आया था। पहली बार एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया था तरुण की माँ के फोन पर। अब जब पुलिस उस नंबर को खंगालती है कि ये किसका नंबर है, कहाँ का नंबर है, तब पुलिस को पता चलता है कि ओरेकल की कस्टमर केयर ऑफिस से फोन है, और जो कि बेंगलोर के अंदर है। पुलिस को यहाँ पर शक होता है कि एक ओरेकल कंपनी से तरुण की माँ का क्या काम, वो तरुण की माँ को क्यों फोन करेंगे। उनको कहीं ना कहीं शक होता है। उसके बाद थोड़ी और छानबीन के बाद अहमदाबाद के 2 पुलिस ऑफिसर्स निकल जाते हैं बेंगलोर के लिए। 22 अक्टूबर तारीख थी उस दिन। बेंगलोर में जाकर वो बेंगलोर की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। बेंगलोर पुलिस को सारा मामला बताते हैं। बेंगलोर पुलिस भी उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बेंगलोर पुलिस कांटेक्ट करती है ओरेकल कंपनी के एचआर से। वो एचआर को बोलते हैं, कंपनी के एचआर को बोलते हैं कि हमको जितने भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी की एक लिस्ट चाहिए, और ये बस एक यूजुअल चेकिंग है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। एचआर बिना किसी आपत्ति के अगले दिन उनको जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते थे उन सभी की लिस्ट उनको भेज देता है, बेंगलोर पुलिस को भेज देता है। बाद में वो अहमदाबाद के 2 पुलिस ऑफिसर्स पूरी लिस्ट को खंगालते हैं, लेकिन पूरी लिस्ट में कहीं पर भी तरुण का नाम नहीं था। अब यहाँ पर एक फिर से असफलता हासिल होती है, तरुण का नाम नहीं था। लेकिन फिर अचानक से एक पुलिस ऑफिसर की नज़र पड़ती है प्रवीण भटेला नाम के ऊपर। वो याद नहीं कर पा रहा था कि ये प्रवीण भटेला नाम किसका है, कहाँ का है, लेकिन उसको इतना पता था कि ये प्रवीण भटेला नाम उसने कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं सुना है। उसके बाद जब वो थोड़ा दिमाग दौड़ाता है तब उसको याद आता है कि प्रवीण भटेला के नंबर से कई बार तरुण की माँ के फ़ोन पर फ़ोन आता था और उसने सर्विलांस के टाइम देखा था। और प्रवीण भटेला बार बार तरुण की माँ को फ़ोन करता है, और ज़रूर प्रवीण भटेला ने ही लैंडलाइन नंबर से उसकी माँ के नंबर पर कॉल किया होगा। लेकिन अब क्यों प्रवीण भटेला तरुण की माँ से फ़ोन कर रहा है, दोनों के बीच में क्या कॉन्टेक्ट है। पुलिस को एक बार शक होता है कि कहीं ये प्रवीण भटेला ही तो तरुण नहीं है, क्या पता उसने अपनी पहचान बदल ली हो। लेकिन अब उनको शक तो है कि प्रवीण भटेला ही तरुण हो सकता है, लेकिन वो इस बात को कंफर्म कैसे करेंगे। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो वापस से अहमदाबाद कांटेक्ट करते हैं। सजनी के घर वालों से पूछते हैं कि कुछ ऐसी पहचान तरुण की, बाकी सभी से पूछताछ करते हैं। तो उनको पता चलता है कि तरुण की एक रिंग वाली, जिस अंगुली में रिंग पहनते हैं, वो अंगुली टूटी हुई है, वो थोड़ी बहुत बाकी टेढ़ी है, नॉर्मल उंगली की तरह नहीं है, क्योंकि वॉलीबॉल खेलते टाइम उसकी अंगुली में एक फ्रैक्चर आ गया था और तब से वो अंगुली वैसी है। तो यहाँ से एक पहचान हो सकती थी अगर उसका हाथ देखा जाए, और अगर उसकी रिंग वाली अंगुली खराब है यानी कि वो तरुण है, जहाँ तक चांसेस है। और बाद में फोटो से भी थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। हालांकि शक्ल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी 15 सालों में, और तरुण ने भी अपना गेटअप काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया था। तो कन्फर्म करने के लिए अंगुली को पहचानना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में 24 अक्टूबर को दोनों अहमदाबाद के पुलिस ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं ओरेकल। वहाँ पर वो पियोन को बोलते हैं, वो पियोन जाता है तरुण के पास, तरुण को नीचे बुला कर लाता है। जैसे ही तरुण 2 पुलिस ऑफिसर्स को देखता है, वो सबसे पहले सवालों में खो जाता है कि ये कौन है। और जब वो दोनों शख्स तरुण का नाम लेते हैं, और जब तरुण का नाम वो सुनता है पिछले 15 सालों में पहली बार, तब वो सन्न रह जाता है और सब कुछ समझ जाता है। और उसके बाद में उसको बेंगलोर पुलिस की गाड़ी में डालकर अगले दिन अहमदाबाद ले आते हैं। अहमदाबाद लाने के बाद में तरुण अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैंने शादी कर ली थी सजनी से, लेकिन उसको शादी करनी थी अपनी गर्लफ्रेंड से। तो 3 महीने बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी पत्नी का कत्ल करता है। और जब वो पहुंचता है उससे शादी करने के लिए, तो वो भी मना कर देती है। एक उसकी गर्लफ्रेंड जिसके लिए उसने कत्ल किया, वो भी उसके साथ रहने से मना कर देती है। अब उसके बाद में वो पहुंच जाता है दिल्ली। दिल्ली में वो कुछ दिन भटकता है, और 20 तारीख को 14 फरवरी को कत्ल हुआ, 20 फरवरी को उसकी दिल्ली के कॉल सेंटर में
नौकरी लग जाती है। कत्ल के 6 दिन बाद में वो एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था। कुछ दिन वो वहाँ नौकरी करता है। वहाँ नौकरी करने के बाद में वो पहुंच जाता है पुणे। पुणे में वो एक निशा नाम की लड़की से मिलता है। वहाँ पर भी पुणे में छोटा मोटा काम करता है। पुणे में वो एक निशा नाम की लड़की से मिलता है। निशा को बोलता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और दोनों फिर शादी भी कर लेते हैं। और शादी के बाद में दोनों बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। बेंगलोर के कॉल सेंटर में तरुण काम करने लगता है और उसी दौरान उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक तरह से अपनी एक ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद में तरुण ने एक दूसरी ज़िंदगी शुरू कर ली थी। उसने सारी अपनी पहचान बदल ली थी। अब यहाँ पर एक ये सवाल भी है कि उसने अपनी पहचान बदली तो बदली कैसे? प्रवीण भटेला नाम किसका था आखिरकार? क्योंकि उसके पास उसके सारे प्रूफ थे, वोटर कार्ड, पासपोर्ट होकर है, आधार कार्ड तो उस टाइम होता नहीं था। तो इसके पीछे तरुण ने बताया कि वो एक रोज़ गया भोपाल में वो अपने दोस्त प्रवीण भटेला के पास गया। प्रवीण भटेला कॉलेज में उसके साथ पढ़ा करता था। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। प्रवीण भटेला उस वक्त एक नई कुछ कोचिंग वगैरह शुरू कर रहे थे। तो तरुण ने कहा कि मैं भी आपके साथ इसमें मदद करूंगा। तो वो प्रवीण भटेला के साथ ही तरुण रहने लगा और उसी दौरान तरुण ने प्रवीण भटेला के पासपोर्ट की, उसके वोटर कार्ड की, उसके बाकी के दस्तावेजों की फ़ोटो खींच ली और बाद में जितने भी दस्तावेज थे सभी के नाम, नंबर सब कुछ सेम रहा, बस फ़ोटो की जगह अपनी फ़ोटो लगा दी और वो अब बन गया प्रवीण भटेला। उसके बाद में वो एक नौकरी में काम करने लगा। उसने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे हो गए और एक पासपोर्ट से, उसी पासपोर्ट से जो कि प्रवीण भटेला का पासपोर्ट था, उस पासपोर्ट से वो 2 बार यूएस भी जाकर आ गया, 2 बार अमेरिका जाकर आ गया एक फर्जी पासपोर्ट से। अब सारी कड़ियाँ जुड़ गई थी, सब कुछ क्लियर हो गया था। तरुण अगर वो लैंडलाइन नंबर से फ़ोन ना करता अपनी माँ को, तब मेरे ख्याल से तरुण कभी पकड़ा ही नहीं जाता। ये केस ऐसे ही 15, 20, 25, 30, 35 साल तक चलता जाता, क्योंकि तरुण की माँ के पास एक दूसरी सिम कार्ड थी जो कि किसी दूर के रिश्तेदार की थी, जिसका पुलिस को कोई अता पता नहीं था। तरुण हमेशा उसी सिम कार्ड के ऊपर फ़ोन किया करता था और तरुण की माँ केवल उस सिम कार्ड को तरुण से बात करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी और ये इस सिम के बारे में पुलिस को कोई पता नहीं था। तरुण की एक छोटी सी गलती ने उसका सारा पर्दाफाश कर दिया। ये थी दोस्तों आज की एक लंबी कहानी जो कि तकरीबन 15-16 सालों तक चलती रही और 15-16 साल तक पुलिस ने इस केस को बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया, फाइल को धूल खाने के लिए नहीं छोड़ा। आखिरकार जो कातिल था उसको पकड़ कर छोड़ा। कैसी लगी आपको? अपने विचार जरूर कमेंट्स में लिखना और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए, सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।